दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस समय जो वर्तमान दौर है भारतीय राजनीति का, उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने-अपने जो उनकी रणनीति है उसको धार दे रहे हैं और लगातार इस प्रयास में है कि कैसे वह अपनी विपक्षी से बढ़त बना सके। और उसमें उत्तर प्रदेश खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से आती है। और पिछली अगर हम कांग्रेस के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, तो लगभग 89 के पश्चात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली है। हालांकि 2009 का लोकसभा चुनाव इसमें अपवाद रहा और उन्हें उसमें अच्छी खासी सफलता मिली और 21 एमपी उनके यहाँ से चुने गए। लेकिन उसके पश्चात 2014 का चुनाव है, 2019 का, दोनों चुनावों में उन्हें कोई अपेक्षित सफलता नहीं मिली। और पिछले चुनाव में तो केवल एकमात्र उनके पास लोकसभा सीट रायबरेली से उनके पास आई, जिसमें सोनिया गांधी को विजय मिली। और अमेठी जो कांग्रेस पार्टी गढ़ माना जाता है, उसमें कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको वहां सफलता नहीं मिल पाई 2019 के चुनाव में। और 2024 के लोकसभा चुनाव जो बिल्कुल निकट आ गया है, तो उसको लेकर अमेठी और रायबरेली 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर कब्जा रहा है और गांधी परिवार वहाँ से प्रतिनिधित्व करता रहा उन क्षेत्रों का। तो इसमें सवाल अब बार-बार ये उठ रहा है कि क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे 2024 में? और रायबरेली, जब सोनिया गांधी जी ने अपनी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण का हवाला देते हुए उन्होंने इस बार वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं और राजस्थान से वह राज्यसभा के लिए नामित हो गई, चुनी गई हैं। क्योंकि उनका लगातार स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की उन्हें दिक्कतें हैं। तो इस वजह से वह लोकसभा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो ऐसे में रायबरेली का प्रतिनिधि कौन करेगा गांधी परिवार से, इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। और कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वहां से गांधी परिवार के सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि कुछ सूत्र ये भी कहते हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रियंका गांधी अभी शायद उस अपना इतना मन बना नहीं पाई हैं वह लोग चुनाव लड़ें या ना लड़ें, क्योंकि उनका कहना है कि राहुल गांधी भी लोकसभा के सदस्य चुने जाते रहे और प्रियंका सोनिया जी भी लगातार चुनाव जीत रही हैं और वह राज्यसभा में। ऐसे में पूरे सभी परिवार के सभी सदस्यों का चुनाव में जाना उचित नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन क्या सच है क्या झूठ है, ये तो केवल गांधी परिवार ही जानता है और वही लोग जानते हैं जो उनके नजदीक हैं, जिनसे इस बारे में चर्चा उनकी होती होंगी। और इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ राकेश सचल जी जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है और राजनीति के विभिन्न कालखंड उन्होंने अच्छी तरह देखे हैं। और तो हमसे जानेंगे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, खास तौर से अमेठी और रायबरेली का क्या महत्व है कांग्रेस के दृष्टिकोण से, और क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस बार अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए, इसके क्या संदर्भ है, इसका क्या महत्व है, क्या समझते हैं राकेश सचल जी? अ, धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में पहले तो गांधी परिवार की उपस्थिति की बात होती है और बाद में फिर हम आते हैं एक पारंपरिक सीट की ओर। रायबरेली और अमेठी से इस गांधी परिवार का बड़ा पुराना नाता रहा है। लेकिन पिछले 3 दशकों से जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की का जो जनाधार है, खिसका है, तब से ये दोनों सीटें धीरे धीरे कांग्रेस के लिए और खास तौर पर गांधी परिवार के लिए मुझे लगता है कि महत्व खोती चली जा रही है। अमेठी में जिस ढंग से राहुल गांधी पिछले चुनाव में पराजित किए गए और उसके पहले जिस तरीके से सोनिया जी ने चुनाव को जीता, वो सबने देखा है। इस पिछले 10 साल में क्या हुआ है कि देश में जो एक सामान्य शिष्टाचार था राजनीति का, वो समाप्त हुआ है। शुरू से परंपरा रही है कि जहाँ किसी भी दल के प्रमुख नेता चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके लिए प्रतिद्वंदी पार्टियां हमेशा से एक आसान चुनाव लड़ने का अवसर देती रही हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस के पहले भाजपा के पहले जनसंघ इस देश में रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, सब ने एक दूसरे के प्रमुख नेताओं को, क्योंकि लोकसभा में उनकी उपस्थिति को अनिवार्य अपरिहार्य माना जाता था, इसलिए ऐसे प्रतिद्वंदी दिए जाते थे कि अगर वो नेता अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए एक दिन भी न जाए तो चुनाव जीत सकते हैं, और ऐसा होता रहा है। इंदिरा गांधी रही, अपना श्रीमती अटल जी रहे। सोनिया गांधी रही हैं, अटल जी रहे हैं, ऐसे कई नेता हैं, लोहिया जी रहे हैं। इन सबको ये अवसर दिए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में इस सौजन्य को समाप्त कर दिया और न सिर्फ प्रमुख नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़े, बल्कि एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी के आधार पर लोकसभा के चुनाव में
अपने प्रतिद्वंदी को संसद में जाने से रोकने की कोशिश की। ये चूँकि हमारे यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो विधि-विधान है, उसमें चूँकि 2 सीटों से लड़ने के का नियम है, तो राहुल गांधी बायनॉट से पहुँच के और लोकसभा पहुँच गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को ये अवसर बिल्कुल नहीं दिया। और आज की तारीख में जबकि सोनिया जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अस्वस्थ भी रहती हैं और तमाम तरह के उनको विकार है शरीर के, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी ये उन्होंने बहुत पहले कह दिया। और इस नाते से उन्होंने रायबरेली की जनता को बाकायदा एक चिट्ठी लिख करके, एक भावुक चिट्ठी लिख करके क्षमा याचना दी कि वो शायद ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कौन रायबरेली में, अगर सोनिया जी नहीं तो कौन, क्या प्रियंका, क्या राहुल या और कोई तीसरा। तो देखिए गांधी परिवार ने कभी भी, हालांकि उस पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, एक जो नैतिक मूल्य हैं उनको बरकरार रखने की कोशिश की हर लोकसभा चुनाव में। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास वायनाड सीट पहले से है और दक्षिण से चूंकि उन्हें समर्थन की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के इस विजय रथ को रोकने के लिए, तो वो निश्चित तौर पर दक्षिण से लड़ेंगे। अब रायबरेली से प्रियंका जी चुनाव लड़े या उनके परिवार के या उनके रिश्तेदार या पार्टी का और कोई महत्वपूर्ण नेता चुनाव लड़े, ये तय होना बाकी है। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह में, जब तक जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, ये फैसला ले लिया जाएगा। तो ये तो तय है कि गांधी परिवार के उत्तर प्रदेश में उपस्थित न रहने से चुनाव नीरस होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां कम हो जाएंगी। लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम मंसूबों को, कि देश को, संसद को गांधी विहीन कर दिया जाए, कांग्रेस विहीन कर दिया जाए, ये सपना शायद ही पूरा हो पाए। प्रशांत जी। जी, जी। जैसा आपने कहा कि जैसा अनुमान आप बता रहे हैं, लेकिन बात ये आती है निकल के कि अगर अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो एक तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह की कमी जाएगी। और इसलिए आवश्यक ये हो जाता है, कुछ लोग कहना है कि राहुल गांधी को अमेठी से ज़रूर लड़ना चाहिए, चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो। क्योंकि अगर सेनापति मैदान में उतरेगा, तो उसकी सेना में खुद ही जोश आ जाता है। तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि राहुल गांधी का उतरना क्या इतना ज़रूरी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस में जो उत्साह का संचार वह बड़े स्तर पर कर सके? देखिए कौशिक जी, आपने अपनी प्रस्तावना में शुरू में ही बताया कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली थी। सीट तो मिली थी। मात्र 1 सीट के लिए कांग्रेस अपने सबसे चमकदार चेहरे को, जिसके कंधों पर पूरे संगठन का भार है, पूरे लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल का मुकाबला करने की जिम्मेदारी है, वो अगर चुनाव नहीं लड़ता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। उनके चुनाव में, गांधी परिवार के किसी सदस्य के चुनाव में रहने या न रहने से कांग्रेस का उत्साह नहीं बढ़ता है, तो वो तो फिर उनको उन सीटों पर भी काम करना पड़ेगा। और जब वो खुद चुनाव मैदान में नहीं होते हैं, तो वो पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए भी काम कर सकते हैं और जो इंडिया गठबंधन बना है भारतीय जनता पार्टी को सत्ताच्युत करने की उद्देश्य से, उसके लिए भी काम कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत से नेता ऐसे हैं जो लोकसभा के चुनाव में अब मैदान से दूर जाकर खड़े होकर के इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय जितना धनबल, बाहुबल और सत्ता बल है, उतना किसी भी प्रतिद्वंदी पार्टी पर नहीं। कांग्रेस के पास तो आज अभी ताजा खबर है कि उसके खाते दोबारा से फ्रीज कर दिए गए। वो अदालत अच्छा। में गए, वहां भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली और उनकी जितने आमदनी थी, जो चंदा मिला था, उससे ज्यादा टैक्स उनके ऊपर थोप दिया गया। यानी कांग्रेस को हर तरीके से विकलांग करने की कोशिश सत्तारूढ़ दल द्वारा की जा रही है। ऐसे में अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या खुद सोनिया जी चुनाव मैदान में कूदती है, तो निश्चित तौर पर उससे पूरे देश में कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का चुनाव प्रचार अभियान प्रभावित होगा। इसलिए ऐसे में अगर राहुल जी या प्रियंका जी या उनके परिवार का और कोई सदस्य अमेठी या रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ता है, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी सूचना ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में जो असंतोष, आंतरिक असंतोष है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व ने गांधी परिवार को एक सिरे पर करने की कोशिश की, उसका प्रभाव वरुण गांधी पर और मेनका गांधी पर भी पड़ा है।
तो ये ऐसी संभावना है कि ये लोग भी भले ही कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव न लड़ें, लेकिन ये अमेठी या रायबरेली से किसी दूसरी पार्टी, चाहे वो इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल हो या और कोई दल हो, उससे चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर ये एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जी। जी, जी। अच्छा, अगर जैसे अमेठी और राज्य साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव के प्रभावित होने की बात कही आपने, अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव में यहाँ बिजी हो जाते हैं। लेकिन साथ ही बात ये आती है कि अमेठी रायबरेली ऐसी परंपरागत सीट रही है, जहाँ पे गांधी परिवार का पूरा हमेशा से एक प्रभाव रहा है, बड़े स्तर पर प्रभाव रहा है। और ऐसे में अगर प्रियंका गांधी की क्या संभावना आप देखते हैं कि इन दोनों में से किसी एक सीट पर रायबरेली से वे रिप्रेजेंट करें? और साथ ही जब वरुण गांधी की आपने बात की, वरुण गांधी को लेकर भी तमाम तरह के इस समय कयास राजनीतिक गलियारों में है कि वह क्या पाला बदलेंगे या बीजेपी उन्हें टिकट देगी। ऐसी चर्चाएं तो लगातार हैं कि बीजेपी शायद इस बार पर टिकट नहीं देगी, वो काट रही है टिकट उनका। तो आने वाले समय की क्या संभावनाएं, आप पूरे जो संकेतों की राजनीति इस समय वर्तमान में है, उसको लेकर आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, क्या आने वाले समय में क्या घटनाक्रम हो सकता है? देखिए प्रशांत जी, आने वाले समय के जो संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो बिखरी हुई कांग्रेस है, जो एक तरह से नवीनीकृत कांग्रेस है, क्योंकि उसमें से बड़ी संख्या में भगदड़ हुई है इस लोकसभा चुनाव से पहले। करीबन 8,500 छोटे बड़े कार्यकर्ता नेता भारतीय जनता पार्टी के शरणार्थी शिविर में जाके के बैठ गए हैं। तो उससे कांग्रेस तो कमजोर हुई है, लेकिन एक तरह से अच्छा भी हुआ है। इस भगदड़ के बीच में अब कांग्रेस में वो लोग बाकी रह गए हैं जो सचमुच में राजनीति में रह करके कांग्रेस के सिद्धांतों के लिए और राष्ट्र के जो हित है उनके लिए राजनीति करना चाहते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि गांधी परिवार में भी एक एकीकरण का रास्ता खुल जाए। मेनका गांधी और वरुण गांधी जो वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं, ये या तो कांग्रेस के पाले में आ जाएं या इंडिया गठबंधन की किसी सदस्य पार्टी के साथ खड़े होकर के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। तो इसमें हैरान होने के लिए तो कई अवसर हैं। और आप देखेंगे कि अमेठी या रायबरेली को प्रतिष्ठापूर्ण और पारंपरिक सीट आपने कहा, ये अब कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट इसलिए नहीं रह गई है कि अमेठी राहुल गांधी को हराया जा चुका है और साजिशन हराया जा चुका है। अगर लोकप्रियता की दृष्टि से देखें तो स्मृति ईरानी आज भी राहुल गांधी के मुकाबले कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है, उनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय और पहचान भी नहीं है। और लेकिन एक जो मैंने शुरू में कहा था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और कॉन्स्पिरेसी रणनीति के तहत गांधी परिवार को लोकसभा में जाने से रोकने की कोशिश की गई थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब भी हुई थी, लेकिन इन कोशिशों को दक्षिण के जो मतदाता हैं उन्होंने निराधार साबित किया, उनको उनको असफल करने की कोशिश की और राहुल को वहां से भेजा। और मुझे लगता है कि राहुल का संसद में उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। वो कहीं से भी लड़े, रायबरेली से लड़े, अमेठी से लड़े, वायनाड से लड़े, चिकमंगलुरु से लड़े, जहाँ से लड़े, लड़ सकते हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। लेकिन उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और उनके परिवार के अगर और सदस्य, क्योंकि अब सोनिया जी तो नहीं लड़ेंगी, ये तय हो गया है, उनकी बहन है या उनके और कोई नज़दीकी रिश्तेदार है, चुनाव मैदान में आकर उन पारंपरिक सीटों से चुनाव लड़ते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए शुभ लक्षण होगा। और इस पर कांग्रेस संभवतः विचार भी कर रही होगी, क्योंकि इसके पहले आपको याद हो कि इन सीटों से कांग्रेस ने अपने बहुत विश्वसनीय लोगों को भी चुनाव लड़ाया है। विधानसभा का जी, भी, जी। लोकसभा, संजय सिंह का नाम आपको याद हो, और जी, बिल्कुल। एक कैप्टन सतीश शर्मा केंद्रीय थे। सतीश शर्मा का नाम आपको याद हो, तो ऐसे लोगों को लड़ाया जा चुका है। दोबारा से भी ये प्रयास हो सकते हैं, ये संभावना के द्वार अभी तक खुले हुए हैं। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, संभावना के द्वार खुले हुए हैं और अपने विश्वस्त लोगों को, नज़दीकी लोगों को वहाँ से चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन साथ ही जब वरुण गांधी का आपने ज़िक्र किया, वरुण गांधी को लेकर भी तमाम तरह के कयास इस समय राजनीतिक गलियारों में है कि वे कांग्रेस पार्टी में आएँगे या क्या उनका अगला कदम होगा। लेकिन साथ ही जब से कयास का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया पर वरुण गांधी के कुछ विवादास्पद जो बयान थे कुछ उनका, वो इस समय लगातार सोशल मीडिया में भी काफ़ी वायरल हो रहा। तो ऐसे में उनका जो वीडियो चल रहा है विवादास्पद, उनका भाषण था कुछ कुछ समय कई वर्ष पहले, तो इसके दृष्टिगत मतलब वर्तमान की जो राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें उस वीडियो का क्या महत्व है और क्यों वायरल हो रहा है वो? उसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? मैंने देखिए प्रशांत जी शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और कॉन्स्पिरेसी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके आधार पर राजनीति में काम कर रही है।
तो वरुण गांधी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। एक तो वो वरुण गांधी और पूरे गांधी परिवार से, राजनीति में उनकी उपस्थिति से भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेतृत्व दोनों असहज महसूस करते हैं। परिस्थितियां ऐसी रही कि मेनका और वरुण लगातार कांग्रेस में न रह करके दूसरे दलों में रहे, राजनीति में और संसद में पहुंचे। उनकी एक पहचान है, उनकी एक लोकप्रियता है। और जहां तक वरुण गांधी को मैं जानता हूं, वरुण गांधी देश के युवा सांसदों में सबसे ज्यादा गंभीर और पढ़े लिखे और सृजनशील सांसद है। वो जिस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करेंगे, वहां की जनता का सौभाग्य होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गांधी परिवार का कोई सदस्य, जो नई संसद गठित होने वाली है 4 जून के बाद, उसमें मौजूद रहे। तो इस कोशिश के तहत मुझे अभी तक मेनका गांधी का कोई टिकट नहीं फाइनल हुआ, अभी तक वरुण गांधी का कोई टिकट फाइनल नहीं हुआ। इधर राहुल गांधी को रोकने की सारी तैयारी उत्तर प्रदेश में करी हुई है। और दक्षिण में भी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लगातार मेहनत कर रहे हैं कि वहां उन्हें पांव रखने की जगह मिल जाए, ताकि वो वहां भी राहुल गांधी को कैसे भी रोक ले। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का शायद दिवा स्वप्न है, उन्हें इसमें कामयाबी मिलती दिखाई नहीं देती मुझे। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो कांग्रेस की जो प्रति जो और खासतौर से गांधी परिवार के प्रति बीजेपी की जो रणनीति है, वह उन्हें नेपथ्य में धकेलना चाहती है। लेकिन राजनीति क्योंकि अलग तरह से की जाती है और लोगों का समर्थन जिस तरह से इस परिवार के साथ कहीं न कहीं तो रहा है और आज तक रहा है, जिस वजह से इन्हें राजनीतिक तौर पर हमेशा कहीं न कहीं शक्ति मिलती है, चाहे अमेठी रायबरेली रहे हो या वायनाड की जैसे आपने बात की। लेकिन हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, इंडिया गठबंधन के दृष्टिकोण से हम गांधी परिवार की उपस्थिति अगर उत्तर प्रदेश के अंदर देखें, ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि गांधी परिवार के सदस्य अमेठी रायबरेली को जरूर वहां चुनाव लड़ें। अब लेकिन जब तक बात है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी कोई ऐसा स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हमेशा कहते हैं कि अमेठी की जनता चाहती है, रायबरेली की जनता चाहती है, यहाँ से प्रियंका जी और राहुल गांधी लड़ें। तो इंडिया गठबंधन के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है? क्यों अखिलेश यादव चाहते हैं कि गांधी परिवार के लोग अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ें? देखिए प्रशांत जी, पिछले 2 दशकों में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख शक्ति, राजनीतिक शक्ति रही है। लेकिन उसने ये महसूस कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियों से जो लड़ाई है, वो अकेले नहीं लड़ सकती। उसके लिए कांग्रेस का उसके साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के पास भले ही आप देखें संख्या बल नहीं है, न विधानसभा में है न लोकसभा में है, लेकिन कांग्रेस विचारधारा की दृष्टि से आज भी देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय और परिचित पार्टी, चिर परिचित पार्टी है। उसके बैनर पर, उसके मंच पर खड़े होकर के आप सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का जब शंखनाद करते हैं, तो उसका अलग मतलब होता है। और ये अखिलेश ने बहुत अच्छी तरह से महसूस कर लिया है, पिछले लोकसभा चुनाव में भी और इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी। तो शायद समाजवादी पार्टी की ये मंशा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कम से कम इतनी मजबूत तो हो जाए कि वो उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो छोटे छोटे कुकुर मुत्ता स्वरूप के जो राजनीतिक दल है पैदा हुए हैं, उनका मुकाबला करे और उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक स्थायित्व प्रदान करे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता की दृष्टि से आप देखेंगे तो स्थायित्व है। भारतीय जनता पार्टी दूसरा लोक विधानसभा चुनाव भी जीत चुकी है, लोकसभा में भी उसके पास अच्छी सदस्य संख्या है। लेकिन ये आखिरी मौका है जब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से अगर खदेड़ा नहीं जा सकता, तो कम से कम सत्ताच्युत तो किया जा सकता है। लोकसभा में उसकी ताकत तो कम की जा सकती है। और सारी तैयारियां और सारे गणित जो आपने अभी देखे, जो सीटों का बंटवारा राजनीति इंडिया गठबंधन के सदस्यों के बीच में हुआ है, इसी लिहाज से किया गया है। तो ये एक शुभ संकेत है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की वापसी का, क्योंकि कांग्रेस तो नारायण दत्त तिवारी के बाद से उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से उखड़ ही गई। उनका कोई मुख्यमंत्री पिछले 35-36 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं बना है, तो उनके वो रूट आउट हो चुकी है। लेकिन उसकी जड़ें दोबारा से रोपी जा सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से ही हमेशा से देश को प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। तमाम सारे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश चाहेगा कि वहां से राहुल गांधी जैसे नेता
भी राजनीति में रहें। अब ये राहुल के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। जी। जी, जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस की जड़ें आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, क्योंकि अगर हम देखें पिछले लगभग जैसे हमने कहा कि 35 साल से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में शक्ति जो है प्राप्त नहीं कर पाई, सत्ता के लिए ज़रूरी होती है। चाहे विधानसभा का गणित हो या लोकसभा का गणित हो, लेकिन उसके बावजूद भी हर चुनाव में कांग्रेस को लेकर गंभीर चर्चाएँ लगातार होती हैं राजनीतिक गलियारों में। तो अगर पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की जो भूमिका है आज के दौर में, अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ जो गठजोड़ है इनका, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या कितनी प्रभावशाली भूमिका वह बना पा रहा है यूपी के अंदर? कितनी बड़ी चुनौती वह पेश कर पा रहा है बीजेपी के सामने? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन ने अगर चुनौती खड़ी न की होती, तो आप देखते कि भारतीय जनता पार्टी इस समय तो संप्रभु पार्टी है, वो उसका हाथ जगन्नाथ है, वो जो चाहे सो कर सकती है। बावजूद उसके एक-एक सीट के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में राजभर जैसे लोगों को, जिनका कोई आधार नहीं, जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, उनको मंत्री बनाना पड़ रहा है, उनको अपने गठबंधन में महत्व देना पड़ रहा है। ऐसे ही बिहार में आप देखें, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का नंबर आता है ज़्यादा सीटों के मामले में। वहाँ भी चिराग पासवान को उन्हें साथ रखना पड़ रहा है इस कीमत पर कि उनके मंत्रिमंडल से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से मोदी के से पारस जी बाहर चले जाते हैं। तो रेत तो खिसक रही है भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी में से, और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन एक बड़ी चुनौती के रूप में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि उत्तर प्रदेश से लगे दूसरे हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, उनमें भी उभर कर सामने आएगी और भारतीय जनता पार्टी के इस दंभ को शायद तोड़े। तो वो 370 चाहेगी तो 370 ले लेगी, 400 चाहेगी तो 400 सीटें हासिल कर लेगी। जी, जी। अच्छा एक बड़ा विषय और आपने जैसे शुरू में कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने आज पीसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि किस तरह से उनका अकाउंट को सीज किया गया है। किस तरह से अनेक वर्ष पुराने इनकम टैक्स का संदर्भ उन्होंने दिया कि उसको लेकर नोटिस दिया गया है और इतना बड़ा जुर्माना उसमें बताया गया है कि लगाया गया हम पे। तो इसका क्या संदर्भ आप देखते हैं सर, क्या महत्व है वर्तमान राजनीतिक दृष्टिकोण से और क्या आम जनता पर इसका कुछ असर दिखाई देगा? किस तरह से आम आदमी इसको लेगा? देखिए प्रशांत जी, जो कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे ईडी की हो, चाहे सीबीआई की हो, उसका टाइमिंग कुछ ऐसा है कि जो साफ तौर पर सरकार की बदनीयती की तरफ इंगित करता है। और भारत की जनता इतना तो समझ ली चुकी है कि अब इस देश में सौजन्य की राजनीति नहीं हो रही है, अदावत की राजनीति हो रही है, दुश्मनियां निभाई जा रही हैं। तो ऐसे में इस कार्रवाई से निश्चित तौर पर दो चीजें हो गई। एक तो इधर आपने कांग्रेस का खाता सीज किया, दूसरे उस पर इतना भयंकर करारोपण कर दिया, और तीसरे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भी उसे आपने ढंग से चंदा नहीं लेने दिया गया। तो जनता की सहानुभूति बढ़ रही है कांग्रेस के प्रति, और लोगों को लग रहा है कि ऐसे इस समय कांग्रेस को जानबूझकर भारतीय राजनीति से दूर बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उसको ताकत देने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जो स्वतंत्र विचारों के लोग इस देश में रहते हैं, जिन्होंने गांधीवाद को देखा है, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को देखा है, वो कांग्रेस के शुभचिंतक तो हो ही जाएंगे, समर्थक हों या ना हो। जी, जी। अच्छा जैसे कि आपने कहा कि कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और अगर अब वर्तमान राजनीति को देखें जिस तरह से कांग्रेस को लगातार टारगेट किया जा रहा है और बैंक अकाउंट तक सीज कर दिए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ऐसे में अगर देखें कि विक्टिम कार्ड क्या कांग्रेस खेल सकती है आम आदमी जनता के लोगों के बीच में जाकर? नहीं, देखिए कांग्रेस ने कभी भी अपना आत्मसम्मान और आत्मबल खोया नहीं है। वो अपने आप को विक्टिम बता के राजनीति में खड़ी होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन वो कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदी दलों को, जो उसके जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, उसकी राजनीति को बेनकाब करने की कोशिश और ज्यादा ताकत से करेगी। धन बल की कमी निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास भी है, दूसरे विपक्षी दलों के पास भी है, लेकिन धन बल की कमी शायद उतना बड़ा कारण न बने इस लड़ाई में। ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, और इस वैचारिक लड़ाई को विचारों के आधार पर ही शायद ज्यादा लड़ा जाएगा। क्योंकि धनबल से अगर लड़ने की कोशिश कांग्रेस या दूसरे दल या गठबंधन करते हैं, तो वो कभी कामयाब हो नहीं सकते, क्योंकि अंतर बहुत है। कहाँ 60 अरब चंदा किसी पार्टी को मिलता है, और कहाँ लोगों को
1000 डेढ़ हज़ार जो की रकम है वो मिलती है। तो कहीं कोई बराबरी नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। तो ये विचारों की लड़ाई है और विचारों से ही लड़ी जाएगी। जी, 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 आपने कहा विचारों की लड़ाई है, लेकिन अगर वर्तमान के दौर को देखें तो व्हाट्सएप ज्ञान जिस तरह फलता-फूलता रहा, लोगों को जिस तरह से व्हाट्सएप के ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसे में वैचारिक लड़ाई जो है, वैचारिक सिद्धांतों की जो राजनीति है, क्या वह कितनी कामयाबी की तरफ आप देखते हैं, कितनी कामयाब है वर्तमान दौर में वो? प्रशांत जी देखिए, व्हाट्सएप का जो विश्वविद्यालय है, वो ऐसा विश्वविद्यालय है जो सिर्फ आभासी है, वास्तविक ज्ञान नहीं देता। उस पे जो जो शुरू से कह रहा हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है। साजिश के तहत आप सारी सूचनाएं जनता के बीच में प्रचारित कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अब जनता इस सत्य को समझ चुकी है, तो वो इन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करती। और तकनीक की दृष्टि से अगर आप देखें तो दूसरे दल भी अब कमज़ोर नहीं हैं। वो भी इस दुष्प्रचार का मुकाबला करने की स्थिति में है। एक से एक बढ़कर प्रतिवाद, प्रतिसूचनाएँ प्रतिपक्ष की ओर से भी आपको सोशल मीडिया पर अलग-अलग मुद्दों पर दिखाई दे रही हैं, जो कि भ्रम के वातावरण को बढ़ने से रोक। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं न कहीं लोगों को चीज़ें समझ में भी आती हैं और जो व्हाट्सएप का जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ज्ञान फैलाया जा रहा है, उसपे आपने जैसे कहा कि वह तो आभासी दुनिया है, लेकिन वास्तविक अगर आपको विचार लेने हैं, तो कहीं न कहीं आपको सही लोगों की सहायता ही पढ़ना पड़ेगा और सही लोगों से मार्गदर्शन भी लेना पड़ेगा। अच्छा, वर्तमान की अगर स्थिति जो पूरे देश की अगर तुलनात्मक हम रूप से अध्ययन करें, पूरे देश की जो राजनीति है, अलग-अलग प्रदेशों की अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाएँ हम देख रहे हैं, अलग-अलग तरह के राजनीतिक समीकरण हर प्रदेश के अंदर है। तो ऐसे में जो 370 का पार का नारा है, 400 पार का नारा है, उसमें कितना सच्चाई आप देखते हैं? पूरे अगर जो लगातार नारे दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, उसमें कितनी सच्चाई है या केवल वो नारे के तौर पे हम उसको लें? नहीं, नहीं, देखिए प्रसाद जी, नारे के तौर पर तो इस आंकड़े को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इस देश में कांग्रेस पार्टी बिना नारे के 403 सीटें हासिल कर चुकी है 1985 के आम चुनाव में। तो ये नारेबाजी तो एक राजनीतिक क्षुद्रता है। इस नारे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका जन समर्थन है, आपने सुशासन दिया है देश में, विकास के काम किए हैं, तो ये तो आंकड़ा बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र 370 चाहती है, 400 तो वो पूरे गठबंधन के लिए चाह रही है। और इस समय हाल के हफ्ते में दक्षिण में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री का विरोध हुआ है, उनके सामने गो बैक के नारे लगे हैं, उनके सामने काले गुब्बारे उड़ाए गए हैं। उससे लगता है कि ये लक्ष्य और ये नारा दोनों जो है अपने अपने लक्ष्य तक शायद ही पहुँच पाएँ, और वो 2019 के आंकड़े को ही बरकरार रख लें, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि संघर्ष दोनों पक्षों के लिए बड़ा है। चाहे बीजेपी का एनडीए हो या इंडिया गठबंधन दोनों कांग्रेस पार्टी का, तो दोनों के लिए चुनौतियाँ बड़ी भी हैं और लक्ष्य भी बड़े हैं दोनों के लिए। कैसे वे एक-दूसरे को चुनावी राजनीति में मात दें और खुद की सफलता तय करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने जिस तरह से वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का पूरा विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे तरफ से चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।